भारत के राष्ट्रपति, देश के फर्स्ट सिटीजन, हमारी आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर। सुनने में तो लगता है कि ये पद कितना ज्यादा पावरफुल होगा ना, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? असल में उनके पास कितनी पावर होती है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 52 से 61 के जरिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी कि राष्ट्र का प्रमुख होने के बावजूद प्रेसिडेंट की शक्तियां लिमिटेड क्यों हैं। इस पहेली को सुलझाते ही हमें उनके पद का असली मतलब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसी टर्म को पकड़ते हैं, संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? आइए इसे एकदम आसान बनाते हैं। आर्टिकल 52 देखने में बहुत ही सिंपल लगता है। ये बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे इंडियन स्टेट की नींव का पत्थर है। इसका सीधा मतलब है कि देश के प्रमुख का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। पर असली कहानी तो पावर के बंटवारे में छुपी है। और यहीं पर एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका का ड्यूअल कैरेक्टर सामने आता है। देखिए, एक तरफ है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड, मतलब नाम के प्रमुख, और दूसरी तरफ है रियल हेड यानी प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनके हाथ में असली एग्जीक्यूटिव पावर होती है। होता क्या है कि सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं, पर डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट करती है। और पता है, संविधान बनाने वालों ने ऐसा जानबूझकर किया था। उनका मकसद था कि पावर के दो सेंटर्स ना बने और सरकार स्मूथली काम कर सके। आर्टिकल 53 इस पिक्चर को और ज्यादा क्लियर कर देता है। ये कहता है कि संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में होगी और वो डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होंगे। सुनने में ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है ना, लेकिन यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस पावर का इस्तेमाल हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही किया जाएगा। यही हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोर है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि राष्ट्रपति कौन है और उनकी पावर्स कैसी हैं। तो अगला सवाल है कि उन्हें चुनता कौन है। ये प्रोसेस कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, बल्कि काफी यूनिक है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के प्रेसिडेंट को हम और आप, मतलब आम जनता, सीधे नहीं चुनती। उनका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। तो सवाल यह है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है। यहां पर दो मेन ग्रुप्स हैं। पहला, पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, और दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स। एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट दे सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। तो इस इलेक्शन सिस्टम का आखिर मकसद क्या है? इसका मकसद है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना। यह एक ऐसा सिस्टम है जो पक्का करता है कि केंद्र यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स के वोटों और राज्यों यानी विधानसभा के मेंबर्स के वोटों के बीच एक बैलेंस बना रहे। यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। चलिए अब जरा फटाफट से प्रेसिडेंट के पद के लिए जरूरी टर्म, रूल्स और क्वालिफिकेशंस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मेन पॉइंट्स ये हैं, कार्यकाल 5 साल का होता है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। कैंडिडेट को भारत का नागरिक, कम से कम 35 साल का और लोकसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, वो सरकार के अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद होल्ड नहीं कर सकते। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की शपथ का जिक्र है और ये उनके पद के कोर को दिखाता है। वो संविधान और कानून को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की शपथ लेते हैं। ये उन्हें सिर्फ एक नॉमिनल हेड नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन बनाता है। लेकिन क्या होगा अगर प्रेसिडेंट अपनी इस शपथ को ही तोड़ दें? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी एक बहुत ही सीरियस प्रोसेस है, जिसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। महाभियोग वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्रेसिडेंट को संविधान के उल्लंघन के सिर्फ एक आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ये कोई आम प्रोसीजर नहीं है, ये एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है और इससे पूरा करना बेहद मुश्किल है। जरा इसका प्रोसेस देखिए। आरोप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। प्रेसिडेंट को 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है और सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि प्रस्ताव को दोनों हाउसेस के टोटल मेंबर्स के 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है। ये एक बहुत बहुत ऊंची दीवार है। और ये फैक्ट इस पूरे प्रोसेस की सीरियसनेस को दिखाता है। जानते हैं भारत की हिस्ट्री में आज तक कितने प्रेसिडेंट्स को इम्पीचमेंट से हटाया गया है? 0, एक भी नहीं।
ये दिखाता है कि ये पावर कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और इसका इस्तेमाल यूं ही नहीं किया जा सकता। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स भले ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में हों, लेकिन उनका पद सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। ये पद भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का एक जीता जागता प्रतीक है। ये एक ऐसा पद है जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, और यही चीज इसे हमारे लोकतंत्र में एक बहुत ही यूनिक और सम्मानजनक जगह देती है।